नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया एक बार फिर से तैयार हूं आपके लिए लेकर के CET का एक बूस्ट डोज। जी हाँ विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे क्रिया टॉपिक पर। किस पर बात करने वाले हैं? क्रिया पर बात करने वाले हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, क्रिया के साथ आपने विगत संज्ञा टॉपिक पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, और जो आपने प्यार सपोर्ट दिया वो मुझे शक्ति देता है आपके लिए और कुछ करने का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे 20 से 25 मिनट मेरे साथ बने रहे और मैं आपको भरोसा देता हूं कि रिवीजन की इस रैपिड श्रृंखला के अंदर एक बार क्रिया को अपन फिर 25 मिनट में उधेड़ने वाले हैं। तो आ जाओ, करें शुरुआत। सबसे पहली बात, आपसे पूछे क्रिया क्या है तो अच्छे से बताना। क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। क्रिया कहते हैं किसे हैं? किसी काम का करना या होना। किसी काम का करना या होना किसकी श्रेणी में आता है? क्रिया की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर काम मैं कर रहा हूं तो भी क्रिया है, काम तुम कर रहे हो तो भी क्रिया है, काम कोई और कर रहा तो भी क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिया। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर क्रिया? कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। और इसमें मित्रों दो भेद पढ़ाए जाते हैं। एक आता है अकर्मक क्रिया। क्या आता है? अकर्मक क्रिया। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें अगर ये पढ़ा दूं कि बेटा कर्म क्या होता है तो मामला थोड़ा सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हिंदी का एक युग्म शब्द आपको पढ़ा देता हूं। ये तीन तरह की बातें हैं। ये जो लिखा है ऊपर मित्रों, ये लिखा हुआ कर्म। क्या लिखा हुआ? कर्म। ये क्या लिखा हुआ? क्रम। ये क्या लिखा हुआ? कर्म। ये है भाग्य, इसका मतलब होता है लगातार, इसका मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। ठीक है, अब आपको ये सीखना है कि ये क्या होता है। आपको क्या सीखना है? ये सीखना है कि ये क्या होता है। अपन कोई काम करते हैं, क्या करते हैं? काम। उस क्रिया के दो प्रभाव होते हैं या तो क्रिया का प्रभाव पड़ता कर्ता पर या क्रिया का प्रभाव पड़ता कर्म पर। तो अपन एक्सक्यूज इसी पे तो लेके कर रहे हैं कि आखिर कर्म है क्या। तो जब कोई कर्ता काम करता है, उस काम का प्रभाव इस कर्ता को छोड़कर किसी अन्य पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है मित्रों? वो कर्म की श्रेणी में आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि राधा सो रही है। राधा सो रही है, तो काम क्या हो रहा है? सोना। तो सोने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? राधा पर। और राधा वाक्य का क्या है? करता है। राधा वाक्य का क्या है? करता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर कर्म की उपस्थिति नहीं है। आपने कहा राधा फल खाती है। क्या कहा? राधा फल खाती है। क्रिया क्या हो रही है? खाना। खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा? फल पर। इसका मतलब ये क्या है? कर्म है। तो कर्म का मतलब होता है क्रिया का भोक्ता, क्रिया का प्रभाव। यानी जो काम करते हैं उस काम का प्रभाव यदि किसी पर दर्शाया जाता है तो उसी पदार्थ, उसी तत्व, उसी शब्द को क्या कहा जाता है? वाक्य का कर्म कहा जाता है। ठीक है, हो जाओ तैयार साथियों, एकदम बढ़िया से पेटी बांध लो। अब मैं चलने वाला हूं एकदम बुलेट ट्रेन की तरह। सबसे पहली बात, अकर्मक क्रिया। अ उपसर्ग लगा है कर्म के साथ अक की बात। ठीक है, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। कर्म का मतलब क्या होता है? क्रिया का प्रभाव। ये ध्यान रखिए, ये वाला वाली के अर्थ में कर्ता सूचक आपके प्रत्यय लगता है। यानी कि अ का मतलब नहीं। नहीं का मतलब क्या है? कि वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो, या ये कह सकते हैं क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े। बोलो किस पर पड़े? सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो। किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो। वो क्रिया कौन सी कहलाती है? अकर्मक कहलाती है। अरे बोलो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण लिखता हूं, श्याम दौड़ता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, आकाश में उड़ती है, पत्ता पेड़ से गिरता है। ये क्या है?
ये आकर्मक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा। क्यों? गिरने की क्रिया कौन कर रहा? पत्ता, पत्ता कर्ता हो गया, कर्ता पर प्रभाव। उड़ने की क्रिया कौन कर रही? चिड़िया, चिड़िया पर प्रभाव। आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आकाश कोई कम ज्यादा नहीं होता है। दौड़ने का प्रभाव किस पर है? श्याम पर है। क्लियर बात? ये ध्यान रखिएगा। और ये जो वाक्य तुम पढ़ते हो ना, रटा रटाया, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये वाक्य शुद्धिकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। पत्ता पेड़ से गिरता ना कि पेड़ से पत्ता गिरता है, ये पदक्रम की अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ूं तो आ जाओ, दे दनादन तरीके से आकर्मक क्रिया के उपभेद। किसके उपभेद? आकर्मक क्रिया के। सबसे पहला आता है गत्यर्थक आकर्मक, दूसरा आता है स्थित्यर्थक आकर्मक, स्थिति धन अर्थक, और तीसरा आता है अपूर्ण आकर्मक। एक एक उदाहरण में ही सिखाऊंगा और बढ़िया से लेके बिना किसी कथन के सिखाऊंगा। आई बात समझ में? सुनो, गत्यर्थक आकर्मक कौन सी होती है, स्थित्यर्थक आकर्मक कौन सी होती है, और अपूर्ण आकर्मक कौन सी होती है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। आकर्मक के 3 उपभेद होते हैं, कई जगह आपको 2 भेद बताए जाते हैं, एक पूर्ण आकर्मक, एक अपूर्ण आकर्मक। पूर्ण आकर्मक में ये 2 भेद आते हैं, फिर अपूर्ण खुद में लेके आता है, तो ये 3 स्वतंत्र भेद भी पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि अपन जब इस चीज को पढ़ रहे हैं तो गत्यर्थक की पहचान कैसे करें, स्थित्यर्थक की पहचान कैसे करें, अपूर्ण की पहचान कैसे करें? ध्यान से सुनना। आकर्मक के उपभेद है, इसका मतलब कर्म की बात नहीं करनी है। गत्यर्थक आकर्मक का मतलब होता है मित्रों, जहां पर अपन कर्ता यानी अपन क्रिया करते हैं, उस समय अगर मेरा शरीर स्थिर रह रहा है, एक जगह स्टेबल है, 2 स्थितियां बनेंगी, या तो मेरा शरीर क्या होगा? स्टेबल होगा, या शरीर क्या होगा? अनस्टेबल होगा। यानी शरीर गति करेगा तो गत्यर्थक आएगा, और अगर शरीर स्थिर है तो स्थिरतक आएगा। बात को समझिएगा। अगर मैं यहां लिखूं राम सो रहा है, राम, सॉरी माफ कीजिएगा, राम दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? राम दौड़ रहा है। इसका मतलब राम का शरीर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और अगर मैं लिखता हूं राम सो रहा है, क्या कर रहा है? राम सो रहा है। इसका मतलब राम का शरीर क्या कर रहा है? यहां पर स्थिर है, यहां पर गति कर रहा है। इतना सा याद रखना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसका मतलब गत्यर्थक क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। चिड़िया डाल पर बैठी है, स्थिरतक है। बात आई ना समझ में? मैं बैठा हूं, स्थिरतक है। मैं चल रहा हूं, गत्यर्थक है। मैं बोल रहा हूं, स्थिरतक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कोई चलते चलते भी तो बोल सकता है। नहीं, बोल सकता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य ये है, जो क्रिया स्थिर रह के की जा सकती है आकर्मक, वो हमेशा स्थिरतक में आएगी, ध्यान रखिएगा। जिसके लिए गति अनिवार्य है, मैं नाच रहा हूं, ये गत्यर्थक है। बात आ गई समझ में? अपूर्ण आकर्मक में एक तो ध्यान रखिएगा, मूल क्रियापद कभी भी नहीं आता है। मूल क्रियाएं नहीं आती। मूल क्रियाओं का मतलब पीछे ना वाले क्रिया शब्द नहीं आते। खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, ऐसे कोई भी क्रियापद नहीं आते हैं, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, क्रिया को पूरा करने के लिए आपको पूरक शब्दों की जरूरत होती है। बोलो किसकी आवश्यकता? पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। पूरक शब्द कहते हैं किसको? पूरा करने वाले को। किसको कहते हैं? पूरा करने वाले को पूरक शब्द बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक हूं। जैसे लिखा आप विद्यार्थी हो, आप विद्यार्थी हो। तो इसमें ध्यान रखना, जो काल का जो सूचक शब्द है ना, वो क्रिया का काम हूं और हो कर रहे हैं। अध्यापक और विद्यार्थी इसके पूरक शब्द हैं। अगर मित्रों इनको दोनों को मैं हटा दूं तो ये देखो आपको वाक्य अधूरा लगेगा। ये लो, मैं हूं क्या, आप हो क्या, लेकिन फिर कहा मैं अध्यापक हूं, आप विद्यार्थी हो। ये किसकी श्रेणी में आता है? ये पूरक की श्रेणी में आता है। बोलो बात आई समझ में? बात आ गई ना समझ में? अब एक बात और बता रहा हूं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट सुन लेना। कभी भी क्रियापद को स्वतंत्र देख के भी पूछा जा सकता है। खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, चिल्लाना, कूदना, उछलना, जागना, जो भी लेके क्रियापद दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिया कौन सी है। तो एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। यहां तो तुम्हारे सामने वाक्य होगा तो तुम तय कर लोगे कि वाक्य में कर्म आया कि नहीं आया, लेकिन उसने तो क्रियापद स्वतंत्र दे दिया। फिर पूछ रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी आकर्मक क्रियाएं, और विकल्प में 3 क्रियापद डाल दिए, खाना पीना, रोना, ऐसे लेके। तो याद रखना, एक ऐसी क्रिया जिसको तुम शरीर से स्वतंत्र पूरा कर सकते हो बिना किसी सहायता के, वो क्रिया हमेशा आक्रामक होती है। और जिसे पूरा करने के लिए कोई बाह्य सहायता चाहिए होती है, वो क्रिया हमेशा साकर्मक होती है। जैसे सोने के लिए, रोने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, भागने के लिए, चिल्लाने के लिए, नाचने के लिए, हंसने के लिए कोई भी भौतिक सहायता नहीं चाहिए होती है। इसका मतलब ये आक्रामक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर आपको बात करें खाना है, पीना है, धोना है, चरना है,
है ना, खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, ये जो क्रियाएं इनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक सहायता चाहिए होती है। तो ये क्रियापद हमेशा किस में आते हैं? सकर्मक में आते हैं। और बात करता हूं आगे सकर्मक क्रिया की। किसकी बात करता हूं? सकर्मक क्रिया की। बोलो अकर्मक क्लियर हो गई ना? ये क्या किसको का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अपनाएगा, ये ध्यान रख लेना। मैं पहले बता रहा हूं ये एक दीमक है, बीमारी है। ये बाबा आदम जमाने में कॉन्सेप्ट काम आता था क्या और किसको का प्रश्न पूछो, ऐसा नहीं होता है। ये जाने उसके परिणाम 100% सत्य हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सकर्मक की बात करता हूं तो देखो, स एक उपसर्ग जुड़ता है और कर्म के साथ अक की बात। अक एक कर्ता सूचक वाली का अर्थ देता है। स का मतलब होता है साथ, और साथ आता है क्रिया का प्रभाव। क्या आता है? क्रिया का प्रभाव, यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का प्रयोग होता है। वह क्रिया जिसमें कर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी ये कह सकते हो कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। कर्म होगा तब पड़ेगा ना। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ये क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। सकर्मक में सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण सकर्मक की। किसकी बात करता हूं? पूर्ण सकर्मक की। और पूर्ण सकर्मक में कर्म हमेशा प्रत्यक्ष होता है। कर्म क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और पूर्ण सकर्मक में पहला आता है एक कर्मक क्रिया। बोलो क्या आता है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। और उसके बाद में जो दूसरा पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? द्विकर्मक क्रिया। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में द्विकर्मक के बारे में अपन एक पढ़ेंगे विशेष जानकारी, और फिर पढ़ाऊंगा आपको अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये ध्यान रखिएगा, दिल थाम के रखिएगा, बहुत कुछ नई चीजें आपको मिलने वाली है। एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? वह क्रिया जहां एक कर्म हो। कितने कर्म हो? एक कर्म हो। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या होता है? दो कर्मों का प्रयोग होता है। दो कर्मों का प्रयोग होता है। दो कर्मों में ध्यान रखिएगा, एक कर्म आता है प्रधान कर्म, और प्रधान कर्म हमेशा निर्जीव होता है, ये भी ध्यान रखना है। और एक होता है गौण कर्म, और गौण कर्म हमेशा सजीव यानी प्राणीवाचक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सवाल एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो वह क्रिया जहां एक कर्म हो। कैसे? राधा फल खा रही है। राधा फल खा रही है। खाने का प्रभाव किस पर? राधा पर। सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। इसका मतलब पहला प्रभाव पत्र पर है और एक प्रभाव किस पर है? फल पर है। तो ये एक कर्म आ गया, इसका मतलब एक कर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अगर बात करें द्विकर्मक की, तो देखो, राधा कृष्ण को पत्र लिखती है। तो यहां पर पहला प्रभाव क्या हुआ? पत्र पर। इसका मतलब ये प्रधान करता है, दूसरा कर्ता प्रधान कर्म है, और दूसरा कर्म कौन है? कृष्ण है। क्या है? कृष्ण है। तो देख लो, ये गौण कर्म है, गौण सजीव होता है, प्रधान कर्म हमेशा निर्जीव होता है, ये ध्यान रखिएगा। और देखो, मां धोबी को वस्त्र देती है। मां धोबी को वस्त्र देती है। क्या देती है? धोबी को वस्त्र देती है। तो पहला प्रभाव वस्त्र पर निर्जीव है, दूसरा प्रभाव धोबी पर ये सजीव है, ये ध्यान रखने का। द्विकर्म क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक कर्म निर्जीव होता है जिसे गौण कर्म कहते हैं, निर्जीव होता है जिसे प्रधान कर्म कहते हैं, एक होता है सजीव जिसे जो है प्रधान गौण कर्म कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब विशेष में क्या आता है देखिएगा। मां भिखारी को वस्त्र देती है। मां भिखारी को वस्त्र देती है। राजा सेवक को कंबल दान करता है। राजा सेवक को कंबल दान करता है। अब यहां पर एक सवाल आता है अपने दिमाग में कि देखो, वस्त्र निर्जीव है, भिखारी सजीव है। वस्त्र निर्जीव है और भिखारी क्या है? सजीव है। ठीक है। कंबल निर्जीव है, सेवक सजीव है। तो अपने को लगता है ये सेम स्थिति है। नहीं। अब देखिएगा, एक बात लिखता हूं, स्थायी दान का भाव
हो तो द्विकर्मक नहीं होगी और कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक। ये ध्यान रखिए, ये उदाहरण किसका? एक कर्मक का। क्यों? क्योंकि ये भिखारी को नहीं माना जाता, इसको क्या माना जाता है? भिखारी के लिए। इसको क्या माना जाता है? भिखारी के लिए और सेवक के लिए। क्योंकि स्थायी दान का जो भाव होता है ना, वहां पर मित्रों हमेशा संप्रदान होता है। कौन सा कारक होता है? स्थायी दान के अंदर संप्रदान कारक होता है। इस बात को लेके हमेशा ध्यान रखना है। ओके, ये बात हो गई किसकी? आपके सकर्मक के जो है पूर्ण सकर्मक की। किसकी बात हो गई? पूर्ण सकर्मक। अब पढ़ा दूं आपको अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक क्या होता है? अपूर्ण सकर्मक में ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर्म होता है। कर्म होता है लेकिन छुपा दिया जाता है। जैसे राधा खाती है, सीता पढ़ती है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो वो पढ़ रही है और कुछ ना कुछ खा रही है, लेकिन उस कर्म को इसने क्या कर दिया? छुपा दिया। क्या कर दिया? इसको इसने छुपा दिया है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपूर्ण सकर्मक की श्रेणी में आती है और इसको सकर्मक ही पढ़ना है। अगली बात आती है प्रेरणार्थक, जो कि रचना के आधार पर क्रिया है। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ये ध्यान रखिएगा, कौन सी क्रिया की बात कर रहा हूं? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक के साथ में पढ़ाऊंगा आपको पूर्वकालिक। कौन सी पढ़ाऊंगा? पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक की बात करें तो सुने ध्यान से, वह क्रिया जो किसी की प्रेरणा, सहायता या सीख से पूरी हो। यानी कि इसमें काम करने वाले कितने होते हैं? इसमें दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता? दो कर्ता। एक होता प्रधान कर्ता, दूसरा होता गौण कर्ता। कौन होता है? गौण कर्ता। प्रधान कर्ता तो उसको कहते हैं जो काम को कर रहा है, और गौण कर्ता उसको कहते हैं जो काम करवा रहा है, जो काम में प्रेरणा, सीख, सहायता दे रहा है, उसको क्या कहा जाता है? गौण कर्ता। ये ध्यान रखिएगा। एक बात और बताता हूं, क्रियांत वाया, वाई, वाये, वाता, वाती, वाते, वाना, वानी, वाने का प्रयोग 100% होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा? 100% रूप से वाना, वानी, वाने, वाता, वाती, वाते, वाई, वाई, वाया, वाई, वाई का प्रयोग होता ही होता है प्रेरणार्थक क्रियाओं में। ये ध्यान रखिएगा, आपके पहचान है। ये ध्यान रखना। जैसे राम ने सीता से पत्र लिखवाया, मां पुत्री से खाना बनवाती है, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। तो इसमें देखो, यहां पर पत्र लिखने का काम किसने किया? सीता ने। सीता प्रदान करता है, राम गौण करता है। पुत्री प्रदान करता है, मां गौण करता है। बच्चों ने पाठ पढ़ा, अध्यापक गौण करता, बच्चे प्रदान करता है। ध्यान रखिए, क्या है? प्रदान करता। और एक बात लिख दो, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक हो सकती है। यानी प्रेरणार्थक का वाक्य देकर के प्रेरणार्थक का वाक्य देकर के अगर आपको पूछे कौन सी क्रिया है और प्रेरणार्थक विकल्प नहीं मिले तो सकर्मक कर लेना। यह ध्यान रखिएगा। पूर्वकालिक क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले घटित हो, मुख्य क्रिया से पहले घटित हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहचान क्या इसकी? वो सुन लो। दो क्रियाओं के मध्य या दो क्रियापदों के मध्य आपको क्या मिलेगा? कर शब्द का प्रयोग मिलेगा। किसका मिलेगा? कर शब्द का प्रयोग मिलेगा। यह ध्यान रखिएगा। किसके मध्य? दो क्रियाओं के मध्य। जैसे देखिएगा, राहुल सोकर उठा, सोकर उठा, सीता
नहाकर पूजा करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सोना और उठना, बीच में कौन है? कर। नहाना और पूजा करना, बीच में कौन है? कर, ये ध्यान रखिएगा। जो बाद में घटित होती है क्रिया, जिसको मुख्य क्रिया कहा है, इसको पश्चकालिक क्रिया कहते हैं। बोलो इसको क्या कहते हैं? पश्चकालिक क्रिया कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है नाम धातु क्रिया की। किसकी? नाम धातु की। बोलो साथ में क्या पढ़ेंगे? सजातीय क्रिया। क्या पढ़ेंगे? सजातीय क्रिया पढ़ने वाले, ये ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ने वाले? नाम धातु क्रिया। नाम धातु के बाद में साथ में क्या पढ़ाऊंगा आपको? सजातीय क्रिया। नाम धातु क्रिया के लिए बहुत शानदार कथन सुनिएगा कि वह क्रिया जो धातु या क्रिया से नहीं बनती है, बड़ा विरोधाभास की स्थिति है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसी क्रिया है जो धातु और क्रिया से नहीं बन रही है। किससे नहीं बन रही है? धातु या क्रिया से नहीं बन रही है। तो किससे बनती है? तो सुन लो, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। बोलो राधे राधे। किससे बनती है? विशेषण से बनती है। इज दैट क्लियर? कैसे? देखिएगा, बहु सास से शर्माई, बुढ़िया सठियाई, और राम ने सीता को अपनाया। ठीक है, अब देखो, बहु सास से शर्माई, शर्माना क्रिया हो गई ना, किससे बना? शर्म से। शर्म क्या है? संज्ञा। बुढ़िया सठियाई, सठियाने का मतलब होता बुद्धि का क्षीण हो जाना। सठियाना शब्द किससे बनता? साठ से। साठ एक संख्या बोधि विशेषण है। राम ने सीता को अपनाया, अपना शब्द से बनता अपनाना, तो सर्वनाम से बनी क्या? क्रिया। बात आ गई समझ में? एक ऐसी क्रिया जो क्रिया या धातु से नहीं बनती है। आगे बात करता हूं सजातीय क्रिया पे। क्या कहती है सजातीय क्रिया? वह क्रिया जिसमें कर्म व क्रिया एक ही धातु से निर्मित हो, एक ही धातु से बोलो क्या हो? निर्मित हो। इसीलिए तो लिखते हैं स धन जात धन इय, समान जाति वाला। इय लगा मतलब विशेषण है, इय लगा इसका मतलब क्या है? विशेषण है। वह क्रिया जिसमें कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखिएगा, भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, उसने गहरी चाल चली। उसने क्या चली? गहरी चाल चली। तो चाल और चली, ये ध्यान रखिएगा। चाल चली, लड़ाइयां लड़ी, लड़ लड़ धातु, चल चल से। क्लियर बात? अगली बात करता हूं, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, और मैं अभी कह रहा हूं, मेरी वाणी को अभी श्रीवाणी समझ के ग्रहण कर लेना। ये तुम्हें सवाल देगी, डेफिनेटली देगी, है ना। सोनम गुप्ता बेवफा हो सकती है, पर संयुक्त क्रिया नहीं हो सकती है। ये लिख लेना अभी से मेरी बात को। मिलूंगा वापस सीटी एग्जाम के बाद में आपसे इसी चैनल पर, देख लेना। डेफिनेटली सवाल देगी, और सवाल आएगा प्रकार से, डिवाइडेशन पूछेगी वो, और आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं, मजा आ जाएगा। सुनो ध्यान से। वह क्रिया जहां दो भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर के, भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करे या एक क्रिया को पूरा करे, वो होती है संयुक्त क्रिया। कम से कम दो क्रियापद आने चाहिए, और दो क्रियापद मिलकर के यदि किसी एक क्रिया का काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे देखिएगा, सुरेश बाजार जा चुका था, सुरेश बाजार जा चुका था, सीता ससुराल
चली गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो, जाना, चुकना था, चली और गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये दो भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर के क्या कर रही है, एक क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है आपके, ये संयुक्त क्रिया है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त क्रिया में सबसे पहले आती है मुख्य क्रिया। क्या आती है, मुख्य क्रिया। दूसरी क्या आती है, सहायक क्रिया। क्या आती है, सहायक क्रिया। तीसरी क्या आती है, संयोजी क्रिया। क्या आती है, संयोजी क्रिया। और चौथी जो क्रिया आती है वो पढ़ाने वाला हूं यहां पर, और फिर इसके पढ़ाने वाला हूं विस्तृत भेद। चौथी क्रिया जिसको कहते हैं रंजक क्रिया। क्या कहते हैं, रंजक क्रिया। पहले ये समझा देता हूं, मुख्य क्रिया कौन सी होती है, मुख्य क्रिया जाना है, फिर चुकना इसकी सहायक क्रिया है, तो ये सहायक क्रिया। कभी पूछे सहायक क्रिया का उपयोग क्या होता है संयुक्त क्रिया में, तो आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, बहुत संक्षिप्त शब्दों में ध्यान से सुनना। सहायक क्रिया का प्रयोग केवल और केवल मुख्य क्रिया के काल की सूचना देने के लिए होता है कि वर्तमान काल एक, भूतकाल एक, भविष्य काल में क्रिया किस में घटित हुई है। और संयोजी क्रिया का मतलब होता है जब एक ही वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया साथ में आ जाती है, उस स्थिति को अपन किस नाम से जानते हैं, संयोजी के नाम से जानते हैं। बाकी कोई स्वतंत्र क्रिया के रूप में नहीं पढ़ना है। रंजक क्रिया रेल बनाते हैं, बढ़िया से लेके सुनो। वह क्रिया जो विशिष्ट अर्थ प्रदान करें। क्या करें, विशिष्ट अर्थ प्रदान करें। अगर विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है तो वो रंजक क्रिया कहलाती है। विशिष्ट अर्थ का मतलब क्या होता है कि जहां सामान्य अर्थ नहीं दे करके कोई एक अलग ही अर्थ दे, विशिष्ट अर्थ दे। जैसे देखिएगा, आपको यहां देखकर मेरा मन नाच रहा है। मेरा मन नाच रहा है, तो मन सच में नाच रहा है क्या? एक तो मैं कह रहा हूं श्याम नाच रहा है, एक कह रहा हूं मेरा मन नाच रहा है। तो मन नाचने का मतलब क्या होता है, खुश होना। जैसे मैं कई बार कक्षाओं में उदाहरण देता हूं कि घर में टीवी देख रहे हो, भाई बहन बैठे हैं, 7:30 बजे मैच शुरू हो रहा, सीरियल भी आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, बहन कह रही सीरियल देखूंगी, भाई कह रहा मैच देखूंगा। दोनों के बीच में भटाभट युद्ध होता है। फिर या तो अहमद साहब दाली आता है, पिताजी आते हैं बीच में, या झांसी की रानी माता जी आती है, और फिर उनके बीच में कॉन्फ्रो करवाया जाता है। फिर बहन को समझाते हैं कि ले बेटा तू इसको देखने दे, बढ़ने दे, मैच देखने दे, बाद में देख लें सीरियल। तो अपनी बहन इतनी सीधी है क्या कि आराम से दे देगी कि हे भ्राताश्री, ये रिमोट ग्रहण करें और आप क्रीड़ा का आनंद लीजिएगा। बहन है वो, नहीं देगी ऐसे। क्या करेगी, ले मर जा। इस मर का मतलब मरना नहीं है, ये रंजक क्रिया है। लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले मरा, ये रंजक क्रिया है। और वह सड़क दुर्घटना में मरा, वो सामान्य क्रिया में आता है। आगे बात समझ में। और उसके बाद में अंतिम पड़ाव पे बताता हूं संयुक्त क्रिया के उपभेद, जो सामान्यतः बच्चों को पढ़ाए नहीं जाते हैं। नाम याद रख लेना, वही खूब है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतनी लंबी चौड़ी बातें मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन ये नाम याद रख लेना। अभी एक आंगनवाड़ी वाला पेपर हुआ था, महिला पर्यवेक्षक वाला, उसमें ये भेद का नाम पूछा गया था, नित्य बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, आवश्यकता बोधक या निश्चय बोधक। इनके समानार्थी शब्द भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त बोधक और आरंभ द्योतक, ये इसके 11 उपभेद होते हैं। किसके, संयुक्त क्रिया के। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको नई जानकारी मिली हो और अगर आपको आनंद आया हो इस कक्षा में, मजा आया और लगता है सीईटी के लिए सहायता हो जो है आपसे इस वीडियो से होने वाली है, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिएगा। शबा खैर, धन्यवाद।